तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स से संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। When is the नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, जुलाई 18। आपको जानना चाहिए कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये एक एनुअल इंटरनेशनल डे है, जो कि नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है हर साल 18 जुलाई को, क्योंकि 18 जुलाई को ही मंडेला का बर्थडे होता है। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने नवंबर 2009 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि 18 जुलाई को ये डे मनाया जाएगा और पहली बार UN मंडेला डे ये 18 जुलाई 2010 को मनाया गया। आपको बता दें, साल 2014 में UN जनरल असेंबली ने नेल्सन मंडेला प्राइज़ भी इस्टेब्लिश किया था, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जो है कुछ अच्छा कार्य किया है, उनको दिया जाता है। कब दिया जाता है? आप देखिए, यहाँ पर एक टर्म लिखी है, क्विनक्वेनियल। इसका मतलब होता है हर 5 साल में ये अवार्ड दिया जाता है। 2023 में इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे का थीम रहेगा, द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सोलिडेरिटी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मंडेला थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के 1994 से 1999 के बीच में। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट रहे। साथ ही जब पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो ये फर्स्ट इलेक्टेड लीडर उसके बने। नोमैडिक एलिफेंट 23 इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नोमैडिक एलिफेंट 23 भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, मंगोलिया। आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्मी कंटिजेंट जिसमें कि 43 पर्सनल है, ये 15th एडिशन ऑफ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 23 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नोमैडिक एलिफेंट 23 नाम की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके 15th एडिशन में जो भारतीय आर्मी है इनके 43 सैनिक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बता दें, ये एक्सरसाइज 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच उलन बाटर मंगोलिया में हो रही है। तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट की अगर हम बात करें, ये एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है भारत और मंगोलिया के बीच में। अल्टरनेटिवली होता है, एक बार मंगोलिया में फिर एक बार इंडिया में। तो जो लास्ट एडिशन हुआ था ये आपका स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो में हुआ था अक्टूबर 2019 में। आपको बता दें, जो सोल्जर्स हैं मंगोलियन आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी सोल्जर्स फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है हर डिफेंस एक्सरसाइज में कि भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो भारत की ओर से जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IIT दिल्ली टू सेट अप देयर फर्स्ट ग्लोबल कैंपस इन विच कंट्री। IIT दिल्ली किस देश में अपना पहला वैश्विक परिसर स्थापित करेगा। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है आबू धाबी। देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली इनके बीच में, जिसके तहत आबू धाबी में फर्स्ट कैंपस ऑफ IIT दिल्ली इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये जो साइन किया गया है एग्रीमेंट, ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि प्रेसिडेंट है UAE के, साथ ही नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, इनके बीच में साइन किया गया। विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द मेडल टैली एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है थर्ड। तो मेडल टैली आप देख सकते हैं, टॉप 5 टीम्स भी इसमें आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये 15th एडिशन रहा है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 12 से 16 जुलाई 2023 के बीच बैंकॉक थाईलैंड में ये खेला गया। इसमें जापान ने टॉप किया है, 16 गोल्ड 11 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज के साथ ओवरऑल 37 मेडल जापान ने जीते हैं। दूसरे स्थान पर चाइना रहा, तीसरे पर भारत रहा है। भारत की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत ने 27 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अगर हम भारत के जो गोल्ड विनर्स हैं उनकी बात करें, गोल्ड मेडल विनर्स हैं, तो तेजिंदर पाल सिंह टूर शॉटपुट में इन्होंने जीता, अजय कुमार सरोज 1500 मीटर में, अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंप, ज्योति याराजी 100 मीटर हर्डल्स, पारुल चौधरी 3000 मीटर्स स्टीपल चेस, और बाकी ये चारों राजेश रमेश, ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा, अमोल जैकब और सुभा वेंकटेशन, इन्होंने 4x400 मीटर्स रिले में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। Which ministry signed the MOU with PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर विद्यांजलि। विद्यांजलि के लिए किस मंत्रालय ने PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ विद्यांजलि को लेकर। विद्यांजलि क्या है, ये एक स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसका मकसद है जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर जो है इनको स्ट्रेंथन किया जा सके, इनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत किया जा सके। किसके थ्रू? प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर जो है वॉलंटियर भी कार्य कर सकते हैं इस विद्यांजलि प्रोग्राम के तहत। और जो CSR जो CSR होता है ना, अपना जो कंपनी जैसे CSR के तहत कार्य करती है ना, तो वो भी स्कूल में कर सकती हैं। जो प्राइवेट लोग हैं वो अपना CSR कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उनमें कर सकती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित या फिर और भी किस चीज़ से संबंधित। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद बिट्स पिलानी PIEDS फिन एक्सेलेरेटर। किस संगठन ने बिट्स पिलानी PIEDS फिन एक्सेलेरेटर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन डी है IFSCA। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एंड PIEDS बिट्स पिलानी, इन्होंने एक MOU साइन किया है बिट्स पिलानी PIEDS फिन एक्सेलेरेटर पिलानी कैंपस राजस्थान में। इस MOU का मकसद है जो भी फिनटेक हैं या फिर टेकफिन एंटिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना और उनको सपोर्ट करना, जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करना। आपको मैंने एक बार कहा था कि फिनटेक और टेकफिन एंटिटीज़ क्या होती है, इनके बारे में आप देखिएगा। तो फिनटेक क्या है? फिनटेक मतलब जो फाइनेंस इंडस्ट्री है जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, ताकि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो ये क्या है? एक फाइनेंस इंडस्ट्री को ये फिनटेक एंटिटी आप इसे कहेंगे। कोई फाइनेंस से संबंधित कंपनी है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है ताकि जो कस्टमर है उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। और टेकफिन क्या है? टेकफिन मतलब कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डोमेन में उसका अच्छा खासा कारोबार है, अब वो फाइनेंस सेक्टर में आ रही है ताकि जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें बदलाव लाया जा सके, तो उसको बोलते हैं टेकफिन। विच पेयर वॉन विमेंस डबल्स टाइटल एट विंबलडन 2023। विंबलडन 2023 में महिला युगल का खिताब इस जोड़ी ने जीता है। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो यहाँ पर
सूफी, बारबोरा स्ट्राइकोवा, इन दोनों ने ही जो विंबलडन विमेंस डबल्स टाइटल है वो जीता है। अच्छा, इनका साथ में ना दूसरा विंबलडन विमेंस डबल टाइटल रहा है, इससे पहले भी जीत चुकी हैं साल 2019 में। तो जो पहली प्लेयर हैं सूवी, ये ताइवान की हैं, और जो दूसरी हैं बारबोरा, ये चेक रिपब्लिक की हैं। बाकी के विनर हम देख ही चुके हैं। मैन सिंगल्स कार्लोस एल्कराज ने जीता, वीमेन सिंगल्स मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता, मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स भी हम देख चुके हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU साइन बिटवीन RBI एंड CBUAE? RBI और CBUAE के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रमोटिंग यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE यानी कि CBUAE, इन्होंने 2 MOUs साइन किए हैं अबू धाबी में। किससे संबंधित हैं? फॉर इस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज, जो लोकल करेंसी है उसको प्रमोट करना एक दूसरे देश में, यानी कि इंडियन रुपी को और UAE दिरहम को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करना। कॉर्पोरेशन फॉर इंटरलिंकिंग देयर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम, जो भी पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम है उनको इंटरलिंक करना दोनों ही देशों के बीच में। अब इस MOU का नाम है पेमेंट्स एंड मैसेजिंग सिस्टम्स। तो इसके तहत, इस MOU के तहत जो दोनों ही सेंट्रल बैंक्स हैं, ये कुछ बातों पर राजी हुए हैं, जैसे कि लिंकिंग देयर फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफ इंडिया विद इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ UAE। तो जैसे हमारे यहाँ UPI चलता है, ऐसे UAE का क्या है? इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, ये आप याद रखेंगे। लिंकिंग द रेस्पेक्टिव कार्ड स्विचेस, और तीसरा है एक्सप्लोरिंग द लिंकिंग ऑफ पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम्स। AI for India 2.0 is a joint initiative of which organizations? AI for India 2.0 किन संगठन की संयुक्त पहल है? सही आंसर ऑप्शन है स्किल इंडिया एंड गवी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने AI for India 2.0 को लॉन्च किया है, जो कि एक फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है स्किल इंडिया और कवी के बीच में, और ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि NCVET और IIT मद्रास एग्रीडेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम है। और जो यूथ हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड कराता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। अच्छा, अगर हम गोवी की बात करें, ये IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, ये आपको जानना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को भी 9 इंडियन लैंग्वेजेस में तैयार किया गया है। विच बैंक रेज्ड ₹3,101 करोड़ ऑफ फंड्स वाया एडिशनल टियर 1 और परपेचुअल बॉन्ड्स एट अ कूपन ऑफ 8.10% किस बैंक ने 8.10% के कूपन पर अतिरिक्त टियर 1 या सतत बॉन्ड के माध्यम से 3101 करोड़ रुपए जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है SBI। आपको जानना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एडिशनल टियर 1 या फिर परपेचुअल बॉन्ड जिन्हें कहते हैं, इनके माध्यम से 3101 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है एट अ कूपन रेट ऑफ 8.10%। 81 बॉन्ड्स के बारे में आपको अगर बताऊं, देखिए पहले आप ये जान लीजिए, जो इशू साइज था इस सेल का वो 3000 करोड़ रुपए था, और एडिशनल सब्सक्रिप्शन ऑप्शन 7 करोड़ रुपए था। अब देखिए, जो बॉन्ड तो आप सभी जानते हैं, है ना। अब उनसे 81 जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से अलग हैं? जो 81 बॉन्ड है ना, ये रिस्कियर होते हैं जो अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें, तो इनमें रिस्क काफ़ी होता है। रिस्क इसलिए होता है, अच्छा ये बात, अगर रिस्क ज़्यादा है तो इनको लोग खरीदते क्यों हैं? क्योंकि इन पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, जो ब्याज मिलता है, वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए लोग इनको खरीदते हैं। और इंटरेस्ट, अब ये रिस्क, इनमें रिस्क क्यों होता है? देखिए, कोई मान लीजिए कोई बॉन्ड है, ठीक है। अब बॉन्ड इशू किया किसी ने, तो उसमें एक डेट दे देते हैं कि 10 साल बाद जो है आपको जो भी आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, एक पर एनम आपको मिल रहा है, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पर, और 10 साल बाद आपको जो भी पूरी अमाउंट है वो दे दी जाएगी। एक फिक्स डेट हो गई कि 10 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है आपका पैसा सिक्योर रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, 81 बॉन्ड में ऐसा कोई ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती है कि हाँ 10 साल या 15 साल या
5 साल बाद जो है आपको प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट है वो लग जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे SBI है, मान लीजिए कोई बैंक है, उसने 81 बॉन्ड इशू किए और उसकी जो है हालत ख़राब हो गई, आगे चलते चलते उस बैंक की हालत ख़राब हो गई, अच्छा जो है रिस्पॉन्स नहीं है बैंक का, ठीक है, दिवालिया होने के कगार पर है, तो जिन्होंने भी ये बॉन्ड खरीदे हुए हैं तो बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो इनको जो है प्रिंसिपल अमाउंट या फिर ब्याज जो लगाकर वो वापस देगी, ठीक है, उनका पैसा गया, आप ये समझ सकते हैं, इसलिए ये रिस्कियर है। और यहाँ पर ये भी नहीं कि RBI आएगा कि आप उनका पैसा दो, ऐसा नहीं है, इनमें रिस्क होता है 81 बॉन्ड्स में। पर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनमें जो है जो इंटरेस्ट मिलता है काफ़ी हाई होता है। ऐसा केस अभी येस बैंक के साथ हुआ था। Who has been selected as captain of India's cricket team for the Asian Games in Hangzhou, China? चीन के हांगजू में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया है? अब जो यहाँ पर परविचुअल है ना, परविचुअल का मतलब यही होता है कि जो कंटिन्यू होता रहे, है ना, कोई सीमा ही नहीं है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। बैंक चाहे उसको 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, कभी तक के लिए एक्सटेंड करता रह सकता है। चीन के हांगजू में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन बी है। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने जो 19th एशियन गेम्स होने वाले हैं, इनमें मेंस क्रिकेट टीम को अनाउंस कर दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया के कैप्टन बनाए गए हैं इन एशियन गेम्स के लिए, जो कि हांगजू चाइना में होने वाले हैं। और अगर हम वुमेन टीम की बात करें तो हरमनप्रीत कौर लीड करेंगी। आपको बता दें जो एशियन गेम्स हैं ये 23 सितंबर से अक्टूबर 8 के बीच में होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर से पहले यदि आपको कोई एग्जाम होते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। आपको बता दें क्रिकेट केवल 2 ही बार एशियन गेम्स में खेला गया है और दोनों ही बार इंडियन क्रिकेट टीम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। मंगला नार्लिकर हु पास्ड रिसेंटली वॉज नोन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? मंगला नार्लिकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, मैथमेटिक्स। देखिए, डॉक्टर मंगला नार्लिकर एक एमिनेंट मैथमेटिशियन रही और वाइफ रही डॉक्टर जयंत नार्लिकर की, जो कि फाउंडर डायरेक्टर रहे पुणे बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के। तो जो डॉक्टर मंगला नार्लिकर इनका हाल ही में निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ कश्मीर्स नामडा आर्ट प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट टू विच कंट्री? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कश्मीर के नामडा कला उत्पादों के पहले बैच को किस देश को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाई है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने जो नामडा आर्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके फर्स्ट बैच को एक्सपोर्ट किया है कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम को। तो इसकी सेरेमनी हुई है, उसको हरी झंडी दिखाई है। ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं नामडा आर्ट से ये यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। अब जो ये नामडा क्राफ्ट है, एक क्राफ्ट है बेसिकली, ये कश्मीर को बिलोंग करती है। कश्मीर के लोग इसको जो है आर्टिशन इसको बनाते हैं नामडा क्राफ्ट। तो एक तरह की डिक्लाइन पर जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसको फिर से रिवाइव किया गया है। जो यहाँ का यूथ है लगभग 2200 कैंडिडेट्स को इसकी ट्रेनिंग दी गई है इस नामडा आर्ट क्राफ्ट की। तो उससे जो प्रोडक्ट बना है अब उसको यूनाइटेड किंगडम भेजा जा रहा है। तो एक तरह का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है। विच स्टेट लॉन्च्ड गजाकोथा कैंपेन टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? HEC। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य ने गजाकोथा अभियान शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, आसाम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जहाँ पर भी मतलब मान लीजिए ह्यूमन ने इंक्रोचमेंट कर लिया है जंगलों का, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब हाथी भी कहाँ जाएंगे, तो वो फिर ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हों। तो असम में गजाकोथा कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसमें कि 1200 लोगों को इंगेज किया गया है। उनको बताया जा रहा है एलिफेंट के बिहेवियर के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, और जो कल्चरल कनेक्शन है उसके बारे में, और जो कंजर्वेशन है, ठीक है, जो आपका रीजन है उसके कंजर्वेशन संबंधित उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस सब के बारे में बताया जा रहा है। किस तरह से हाथी के साथ जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है या फिर उसके रीजन में नहीं जाना, इस तरह की बातें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं इस कैंपेन के तहत। अरण्यक ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, ये दोनों ही असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डार्विन इनिशिएटिव के साथ मिलकर इस कैंपेन को चला रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023? निम्नलिखित में से किसने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। देखिए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इन्हें गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है इन द पावर ट्रांसमिशन सेक्टर। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इनको ये अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। आपको बता दें, गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इनके जो एफर्ट्स हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करने के लिए, जैसे कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, वाटर पॉजिटिव ऑपरेशंस, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट इन क्लास इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, तो इन सभी को रिकॉग्नाइज किया गया है और ये अवार्ड दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन को। अवार्ड का नाम है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। Which insurance company has been chosen by the IRDAI as the lead non-life insurer for the state of Maharashtra? IRDAI द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रमुख गैर जीवन बीमाकर्ता के रूप में किस बीमा कंपनी को चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। देखिए, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI द्वारा जो राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में जो नॉन लाइफ इंश्योरर का जो पूरा बिजनेस है उसका नेतृत्व इसको दिया गया है, इसका प्रमुख, इसका लीडर चुना गया है इस कंपनी को। तब ये जो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये और जितनी भी नॉन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेगी, ताकि राज्य में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना, लोगों द्वारा जो इंश्योरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। आपको बता दें, ये जो कंसेप्ट है लीड इंश्योरर का, यानी कि किसी राज्य में किसी इंश्योरेंस कंपनी को लीडर बना दिया, तो ये जो है IRDAI का जो ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इसी का एक पार्ट है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स बोनालू फेस्टिवल? बोनालू त्यौहार कौन सा राज्य मनाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC से लेकर कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टेट का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, कहीं भी हो, कई बार पूछा जाता है बोनालू, और एक और त्यौहार मैं आपको बताऊंगा, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। बोनालू याद रखिएगा, हिंदू फेस्टिवल है जहाँ पे गॉडेस महाकाली को वर्शिप किया जाता है। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, इन्हें ट्विन सिटीज़ बोलते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और भी जो तेलंगाना के अदर पार्ट्स हैं उनमें सेलिब्रेट किया जाता है। बोनालू आषाढ़ मासम के तहत जो है सेलिब्रेट किया जाता है ना, जो कि जुलाई या आषाढ़ मास कह सकते हैं आप इसको, है ना, आषाढ़ मास की तिथि में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई या अगस्त के महीने में, तो हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। वुमेन जो है इसमें ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर रखती हैं और बोनम कैरी करती है अपने हेड पर। बोनम का मतलब है एक पोट है, उसमें जो है मीठा भोजन है, उसको बोलते हैं बोनम। और टेम्पल में जाती हैं, जो भी डेटी हैं उनको जो है चढ़ाती हैं। दूसरा फेस्टिवल जो मैं आपको बता रहा था ये है बातुकम्बा, ये भी तेलंगाना की महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों को नोट कर लीजिएगा। अब तो आपको याद भी हो चुके होंगे, आपने भी कई बार एग्जाम में इन्हें देखा होगा, बोनालू एंड बातुकम्बा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? आंसर इज P. वीरमुत्तुविल। When is Chandrayaan 3 expected to land on the moon? August 23. Who have been named the ICC Men's and Women's Player of the Month for June? श्रीलंका के वनिंदु हचरंगा और ऑस्ट्रेलिया की एस कार्नर। While India successfully launched Chandrayaan 3, in which year was its last attempt at soft landing robotic instrument on the lunar surface of the launch of the Chandrayaan 2, which had failed 2019? How many astronauts will India be launching into an orbit 400 km away in ISRO's upcoming Gaganyaan project to demonstrate India's human space flight कैपेबिलिटी? आंसर इज 3। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ल्ड स्नेक डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? होराइजन 2047 इज अ विजन डॉक्यूमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड बस्ट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन विच कंट्री? विच कंट्री ओवरटेक्स चाइना एज द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग? द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज सेट अ टारगेट टू अचीव कोल गैसिफिकेशन ऑफ मिलियन टन कोल बाय फिजिकल 2030। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं।
साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।